जय श्री राम। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शिवरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और खूब मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको सफलता मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ साथियों। जैसा कि हम हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, वहाँ हमने छायावाद तक पढ़ लिया था। अब छायावादोत्तर काल कहेंगे तो प्रगतिवाद आ जाएगा, लेकिन छायावाद के अंदर ही हम कुछ धाराएं और पढ़ते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे। वो 3 धाराएं मानी जाती हैं, लेकिन उसमें से 2 ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं साथियों, जिसमें एक तो है व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा या फिर आलावाद कहेंगे, जिसके प्रमुख हरिवंश राय बच्चन थे। एक तो ये प्रमुख काव्य धारा है। इसके अलावा एक समष्टि चेतना प्रधान काव्य या समेकित काव्य धारा है। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें से मुझे कभी पीछे के प्रश्न पत्र जो मेरे पास हैं उनमें से मेरे आगे कोई प्रश्न आया नहीं इनमें से। और तीसरी है राष्ट्रीय चेतना प्रधान या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, जिसमें दिनकर जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ये सारे के सारे आते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी कि प्रमुख कवि कौन से हैं। ये छायावाद के अंदर ही आते हैं। 1933 से लेकर 36 छायावाद का जो अंतिम काल था, अंतिम समय सीमा थी, उसके आसपास 2-3 साल इनका समय माना जाता है। जैसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य या आलावाद माना जाता है 1933 से 36 तक, क्योंकि 36 के बाद प्रगतिवाद का आगमन हो जाता है। इसमें छायावाद युग में है कुछ ऐसे कवि हुए जिनकी कविताओं में रोमांस एवं स्वच्छंदता का इतना अधिक प्रयोग किया गया कि उनकी कविताओं में सामाजिक मान्यताओं एवं शिष्टताओं से परे हटकर केवल सूरा सौंदर्य और यौवन का ही अधिक चित्रण किया गया। ऐसी कविताओं को आलावाद के नाम से जाना जाता है साथियों। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्य धारा को व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा कहा था। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे व्यक्तिवादी गीति काव्य कहा था। और इसका आलावाद पर जो प्रभाव था वो हरिवंश राय बच्चन जो हैं, जो हिंदी के वायरन भी कहलाते हैं, वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं आलावाद के। और उनकी जो रचनाएं हैं उन पर जो फारसी के खयाम साहब थे उनका असर दिखाई देता है, उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो बच्चन को आलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बच्चन को आत्मानुभूति का कवि और प्रबंध अक्षयी रोमांस का कवि और प्रबंध शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चन ने अपनी काव्य यात्रा पायोनियर नामक पत्र के साथ शुरू की थी। उनकी कुछ रचनाएं हम पढ़ेंगे। बच्चन जी को 1968 ईस्वी में 2 चट्टानें रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी रचनाएं जैसे मधुशाला है 1935, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये कुछ उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों। एक इनकी जो 4 भागों में इनकी आत्मकथा है, वो आपको भाग याद रखने हैं चारों के चारों, क्योंकि उनकी आत्मकथा से एक बार प्रश्न आया हुआ है, तो वो इनके गद्य में आ गई। इनकी यहाँ सिर्फ इनकी कविताओं के नाम दिए गए हैं। तो आपको हरिवंश राय बच्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद इस काव्य धारा में ही प्रमुख कवि हैं भगवती चरण वर्मा। इनकी एक लाइन हमेशा आती है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये इनकी प्रसिद्ध लाइन है एक। और मधुकर्ण, चित्रलेखा, प्रेम संगीत, मानव, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनको नियतिवादी कवि भी कहा जाता है। और भगवती चरण वर्मा को 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनका एक और है, नरेंद्र शर्मा हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। ये 4 प्रमुख कवि हैं। छायावाद की जो बात की है, काव्य धारा आलावाद या व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य आलावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। उसके बाद दूसरी आती है साथियों रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं। मैं आपको बताऊं तो मधुलिका है, अपराजिता है, किरण बेला है, एक विराम चिन्ह इनकी रचना है साथियों। उसके बाद इनको हिंदी मानसलवाद का प्रवर्तक कहा जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को। और नरेंद्र शर्मा जो है, इनकी रचना है प्रभात फेरी, पलाशवन, द्रौपदी, रक्तचंदन, प्रवासी के गीत, ये इनकी रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा की। ये 4 तो हैं साथियों व्यक्ति चेतना प्रधान या फिर आलावाद धारा की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। इसमें सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, और एक आते हैं साथियों सियाराम शरण गुप्त। अब सियाराम शरण जैसे इस काव्य धारा में 3 तो माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो साथियों प्रमुख हैं ही हैं 3। इसके अलावा जैसे सोहनलाल द्विवेदी और सियाराम शरण गुप्त को भी इसमें शामिल किया जाता है।
अब आप ये मत मानना जैसे कि कुछ साथियों ने कोर्स ले रखा हो तो सियाराम शरण गुप्त को कहीं द्विवेदी युग के साथ भी पढ़ा देते हैं, कहीं छायावाद में भी पढ़ा देते हैं। तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं बना रखी है। अगर इन 3 धाराओं से अलग से कोई प्रश्न आएगा तो या तो हरिवंश राय बच्चन को लेकर आएगा, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर सुभद्रा कुमारी चौहान, यही आएंगे साथियों। राष्ट्रीय चेतना का जो काव्य धारा आएगी या फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा आएगी, इसमें 2-3 ये प्रमुख कवि आएंगे और 1-2 लास्ट के जो हैं ये साथियों, इनको और धाराओं में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन 3 धाराओं में अगर क्वेश्चन आता है तो इलाहाबाद से ही आता है, हरिवंश राय बच्चन से खास तौर से, या फिर राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा में आएगा तो आपको माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त इतने महत्वपूर्ण नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 प्रमुख हैं साथियों। अब माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो हिम किरीटनी, हिम तरिंगिणी, युग चरण, वेणु लो गुंजेधरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इन्होंने प्रभाकरम, वीर प्रताप, इन पत्रों का संपादन भी किया था। 1955 ईस्वी में हिम तरिंगिणी रचना जो है इनकी, उसको हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको और किस रचना पर मिला था। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरिंगिणी रचना पर मिला था। इनकी एक जैसी सी 2 रचनाएं हैं, हिम किरीटिनी और हिम तरिंगिणी, लेकिन आपको याद रखना हिम तरिंगिणी पर मिला था ये। माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। फिर है रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनु, कुरुक्षेत्र, यशोधरा, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र दिनकर जी के द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना है, जिसका विभाजन 7 सर्गों में किया गया है साथियों। कुरुक्षेत्र तो 2nd ग्रेड में इसका एक सर्ग शामिल भी है। उर्वशी रचना के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय जो इनकी रचना है उस पर। और दिनकर जी को दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो पहले राष्ट्र कवि कौन है, आप इसका कमेंट्स में मुझे जवाब देंगे कि प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है और किस रचना के कारण कहा जाता है, ये भी बताएंगे। दूसरा राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी कुछ रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, विनोबा, हम विस्पाई जन्म की। इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वयं को विस्पाई और अनिकेतन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है खुद के लिए। इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। इनकी एक ये लाइन प्रसिद्ध है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी रचनाएं हैं मुकुल और त्रिधरा। इनकी प्रसिद्ध जो कविता है जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, सबको याद भी होगी, झांसी की रानी, ये इनकी प्रसिद्ध कविता है। स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, जलियांवाला बाग में बसंत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सुभद्रा को राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री कहा है। उसके बाद सियाराम शरण गुप्त हैं, तो इनकी रचना है मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, उन्मुक्त, बापू, विषाद, मृणमयी, नोआखली, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। फिर सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, इनकी भी भैरवी, विषपान, वासवदत्ता, चित्रा, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 3 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो रामधारी सिंह दिनकर, एक माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, इस धारा में ये 3 ही कवि प्रमुख हैं। इसके बाद हमारी तीसरी आती है समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा। जिन छायावादी कविताओं में रहस्यवाद, राष्ट्रीयता, रोमांसिकता, सौंदर्यानुभूति एवं परिणानुभूति इत्यादि सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वे समष्टि चेतना प्रधान काव्य या समेकित काव्य धारा के नाम से जानी गई। और इसके प्रमुख कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, विद्यापति कोकिल, ये इनके प्रसिद्ध 4 कवि हैं। जैसे राम कुमार वर्मा जी की रचनाएं हैं प्रसिद्ध रूपराशि, निशी, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अंजलि, जौहर। और राम कुमार वर्मा का आपको पता ही है छायावाद की लघुत्रयी में शामिल हैं। इनका जो प्रसिद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आलोचनात्मक इतिहास है ही। और इनकी जो रचना है राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसको हिंदी साहित्य के प्रथम एकांकी माना जाता है। जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं रूप अरूप, तीर तरंग, शकुंतला, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि नहीं है साथियों। आपको तो जो
हरिवंश राय बच्चन हैं, उसमें जो इलाहाबाद में प्रमुख हैं और जो राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्य धारा में हैं, इनको ही आपको प्रमुख रूप से याद करना है। एक हरिकृष्ण प्रेमी हैं, इस धारा में लास्ट वाली में एक विद्यापति कोकिल हैं। ये थे हमारे हिंदी साहित्य के छायावाद में जो 7 काव्य धाराएँ चलने वाली थी उनके बारे में। आगे हमारा आ गया प्रगतिवाद, जो मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहलाता है। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। ये थे आपकी छायावाद के साथ जो कुछ अन्य काव्य धाराएँ हैं 2 या 3, उसके बारे में आपका रिवीजन हो गया होगा साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आपका रिवीजन हो पाता है इन वीडियो से और आपको पता चल पाता है कि आपकी कितनी क्या तैयारी है। कुछ साथियों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, चाहे 2, 4, 5, 7 ही आएँ, लेकिन फिर भी मन करता है कि कुछ का तो रिवीजन हो रहा है, कुछ को तो फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, तो फिर वीडियो बना लेते हैं साथियों। और बाकी आपका प्रेम व स्नेह ऐसे ही बना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आपसे बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ साथियों, इतना प्रेम व इतना सम्मान मुझे और मेरे वीडियोज़ को देने के लिए। और आप सभी साथियों के लिए दुआ करती हूँ कि जल्दी से भर्ती आए, क्योंकि सभी बेरोज़गार लगे हुए हैं, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से भर्ती आए और आप सभी भी सफल हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत साथी कई दिन से लगे हुए हैं, तो सबके लिए लगातार इतने लंबे समय तक तैयारी करना संभव नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। तो जितनी जल्दी सरकार भर्ती निकाले उतना ही अच्छा है। और बस आप लगे रहिए, क्योंकि भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं होती है, तैयारी तो पहले ही होती है साथियों। तो पहले आप एकदम तैयार रखिए, अपना सारा का सारा पाठ्यक्रम आपका एकदम मजबूत होना चाहिए। और भर्ती आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए, बार बार पहले से अपनी तैयारी करके रखिए साथियों, क्योंकि एक महल को बनने में बहुत समय लगता है। तो आपको एक महल ही खड़ा करना है शानदार सा, तो उसको तो समय लगता है साथियों। तो उसको पूरा समय दीजिए तैयारी में और बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।